फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। यहाँ हम आपको सीटेट के नोट्स करा रहे हैं। आज हम आपको ईवीएस के नोट्स करा रहे हैं क्लास 4th के। ये यहाँ पर 5 चैप्टर की समरी बताई गई है, जिसमें से आपको देखा गया है कि आपके प्रीवियस पेपर में 5 to 6 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है चलो चले स्कूल। इसमें बताया गया है कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, किन साधनों का उपयोग करते हैं। हर बच्चा अलग अलग स्थान पे रहता है, हर स्थान की अपनी दिक्कतें होती हैं। कोई पहाड़ी इलाके पे रहता है तो वह बच्चा स्कूल कैसे पहुंचता है, उन्हीं माध्यम को डिस्कस किया गया है। आइए हम देखते हैं। बांस से बना पुल। फ्रेंड्स, बताया गया है कि बच्चे बांस से बने पुल के माध्यम से भी स्कूल जाते हैं। तो ये बांस से बना पुल का उपयोग करा जाता है फ्रेंड्स असम में। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांस से बने पुल का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए कहाँ पर करते हैं। तो आपको ऑप्शन में दे देगा असम, लद्दाख। तो आपको जब सही पता होगा तो आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। असम में बारिश बहुत होती है, कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, इसलिए यहाँ पर बांस और रस्सी से बने पुल का उपयोग करते हैं। ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में किया जाता है। नदी के पार जाते हुए मजबूत लोहे की रस्सी का उपयोग होता है। ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली जो लकड़ी की बनी होती है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। तो ट्रॉली का उपयोग कहाँ करा जाता है? लद्दाख में। आइए आगे देखते हैं। सीमेंट का पुल। फ्रेंड्स, सीमेंट के पुल कई जगह आपने देखे होंगे। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर सीमेंट के पुल दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चे सीमेंट का पुल का भी उपयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं। वल्लम। वल्लम इम्पोर्टेंट हो जाता है। वल्लम क्या है? आइए देखते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ आपसे ये ना पूछकर कि स्कूल कैसे जाते हैं केरल में, ये भी पूछ सकता है कि वल्लम क्या है। तो ये क्या है? लकड़ी से बनी छोटी नाव। ऊंट गाड़ी। रेगिस्तान में हमें दूर दूर तक रेत नजर आता है, वहां बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए ऊंट गाड़ी का उपयोग करते हैं। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में बैठकर धीरे धीरे हरे भरे खेतों के बीच से होकर बच्चे स्कूल जाते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, यहाँ पर कुछ अन्य माध्यम डिस्कस किए गए हैं, तो आइए हम उन्हें देखते हैं। जैसे साइकिल की सवारी, बच्चे स्कूल जाते हैं साइकिल की सवारी करके। जुगाड़। जुगाड़ हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुगाड़ पूछ सकता है कि जुगाड़ क्या है? जो आगे से देखने पर मोटर बाइक तथा पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, वह जुगाड़ कहलाती है। जंगल के रास्ते से भी स्कूल जाया जाता है। उत्तर की पहाड़ियाँ। उत्तर में पहाड़ियाँ हैं जो बर्फ पर चलकर बच्चे जहाँ स्कूल जाते हैं। उत्तराखंड में पथरीले रास्तों से होकर बच्चे स्कूल जाया करते हैं। पहाड़ी इलाकों में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होकर बच्चे स्कूल जाया करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला अध्याय है कान कान में। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो आप ये ना समझिएगा जी कि जिन पक्षियों के आपको कान नहीं दिख रहे हैं उनके कान नहीं है। असल में उनके कान होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो बालों से ढके रहते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर की बाल की बनावट की वजह से होता है। तो अगर पूछने लगे कि जैसे जैबरा पे जैसे निशान होते हैं, लेपर्ड होता है जो उस पे निशान होते हैं, ऐसे कुछ जानवर हैं जिन पे अलग अलग तरीके के निशान देखने को आपको मिल जाएंगे, तो वो क्या होता है? वह डिजाइन उनके शरीर के बालों की वजह से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसको आप ध्यान रखना कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल की वजह से होता है। ये आगे देखते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। जिन जानवर के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो गई आपकी कि जिन जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। और जिन जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। अगला अध्याय है हमारा नंदू हाथी। ये बहुत प्यारा सा हाथी है जो एक झुंड में रहता है। नन्हा सा हाथी है। तो इसी को संदर्भ में हाथियों के बारे में बताया है। बच्चों को थोड़ा
अट्रैक्ट करने के लिए बुक में एनसीईआरटी के इस तरह से कहानियाँ बना दी जाती हैं, पर जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू पेपर ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर पर ठंडक मिलती है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी के कान आपने देखे होंगे, काफ़ी बड़े होते हैं, तो वह हिलाकर हवा करने के उपयोग में उन्हें लेता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जो नर हाथी होते हैं वे क्या करते हैं, 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और झुंड में ज़्यादातर हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी अपने समूह में एक दूसरे की मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए वे एक दूसरे के साथ देते हैं। आइए आगे देखते हैं। अमृता की कहानी, अगला अध्याय है हमारा अमृता की कहानी। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजडली गांव की रहने वाली है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नाम। नाम हमें जब भी पूछेगा तो हमें ध्यान रखना होगा। हमसे ये भी पूछ सकता है कि खेजडली गांव कहाँ है। उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ हैं, इसलिए उसका गांव का क्या नाम है, खेजडली। खेजड़ी वृक्ष के नाम से यहाँ पे काफ़ी वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये फेमस है खेजड़ी वृक्ष के लिए, पेड़ों के लिए। खेजडली गांव में जो लोग हैं वह बिश्नोई कहलाते हैं, जिन्हें पेड़ों से बहुत लगाव है। बिश्नोई नामक जाति के लोग वहाँ ज़्यादातर रहते हैं। आगे देखते हैं। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तान में बहुत पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पेड़ की छाल दवा बनाने काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है और इसकी पत्तियों को जानवर खाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में। आगे देखते हैं। अनीता की मधुमक्खी, यहाँ पर एक चैप्टर अगला है आपका, अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता मुजफ्फरपुर जिले के पोचाहा गांव में रहती है। कहाँ रहती है, मुजफ्फरपुर जिले, ठीक है, ये बिहार में है, जो बिहार में है। अनीता मधुमक्खियों को पालने का कार्य करती है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में अंडे देती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में ये अंडे देती हैं। मधुमक्खियों का पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक ही होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। आइए आगे देखते हैं। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। जैसे मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं, मधुमक्खियां मिलजुल कर रहती हैं, तो चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। इसी तरह के कुछ और बताया गया है कि दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 5 चैप्टर की ये समरी करी है, जिसमें से आपके एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो धन्यवाद।